प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ये शब्द सुनते ही अक्सर सरकारी दफ्तर, फाइलों के ढेर और लंबी लाइनों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल, पर ये तो सिर्फ एक पहलू है। हाँ, असल में तो हर बड़ी कंपनी, हर अस्पताल, हर स्कूल, सब किसी ना किसी तरह के प्रशासन पर ही तो चलते हैं। सही बात है। पर सवाल यह है कि इन सिस्टम्स को चलाने के पीछे सोच क्या है? क्या इनके कोई नियम है, कोई सिद्धांत? बिल्कुल है। और ये सोच मतलब कोई एक दिन में नहीं बनी है, ये कई दशकों में धीरे धीरे विकसित हुई है। अच्छा। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। लोक प्रशासन पर जो अकादमिक सामग्री हमारे पास है, उसकी मदद से हम समझेंगे कि कैसे एक संगठन को मशीन की तरह देखने से लेकर उसे इंसानों का नेटवर्क समझने तक का नजरिया बदला। और हमारा मकसद यही है कि इस चर्चा के बाद जब भी हम किसी बड़े संगठन को देखें तो हम सिर्फ उसकी बाहरी बनावट न देखें, बल्कि उसके अंदर काम कर रहे सिद्धांतों और विचारों को भी समझ पाएं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आपने कहा सिद्धांत, मैंने कहा नियम। ये अकादमिक दुनिया में थियरी या सिद्धांत होता क्या है? क्योंकि आम जिंदगी में तो कोई ज्यादा ज्ञान देता है तो हम कह देते हैं भाई थियरी मत दो, प्रैक्टिकल बात करो। बहुत सही पॉइंट है। और देखिए, अकादमिक दुनिया में इसका मतलब ठीक उल्टा है। अच्छा। हाँ, सिद्धांत एक तरह से बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोने जैसा है। दुनिया में हजारों प्रशासनिक घटनाएं हो रही हैं। सिद्धांत हमें एक फ्रेमवर्क या कह सकते हैं एक चश्मा देता है, जिससे हम समझ सकें कि ये घटनाएं क्यों और कैसे हो रही हैं। मतलब ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सारे डेटा और ऑब्जर्वेशन पर आधारित एक व्यवस्थित सोच होती है। तो फिर एक अच्छा टूल, मतलब एक अच्छा सिद्धांत कैसा होना चाहिए? उसकी क्या पहचान है? इसमें 4 मुख्य बातें देखी जाती हैं। पहली, ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा पाए, व्यापक हो। हाँ, व्यापक हो। दूसरी, इसे परखा जा सके, यानी ये टेस्टेबल हो। तीसरी, इसके अंदर की बातें एक दूसरे को काटे नहीं, मतलब ये लॉजिकली कंसिस्टेंट हो। और चौथी? और चौथी, जो अक्सर सबसे मुश्किल होती है, ये सिंपल हो। सबसे अच्छा सिद्धांत वो है जो सबसे सरल तरीके से सबसे बड़ी बात कह दे। ठीक है, तो हमें सिद्धांतों की जरूरत इसलिए है ताकि हम इस जटिल सरकारी और कॉर्पोरेट दुनिया को बेहतर समझ सकें। तो फिर इस पर व्यवस्थित तरीके से सोचना शुरू कहाँ से हुआ? मुझे लगता था कि ये सोच तो चाणक्य के जमाने से चली आ रही होगी। विचार तो बिल्कुल आ रहे थे, पर हमारे सूत्र बताते हैं कि ये एक अकादमिक विषय के तौर पर इसका जन्म अमेरिका में हुआ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। देखिए, प्रशासन पर विचार तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैकियावेली के द प्रिंस में भी मिलते हैं, लेकिन उसे एक अलग अकादमिक डिसिप्लिन, एक पढ़ने पढ़ाने का विषय बनाने का काम वो 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में हुआ। ऐसा क्यों? 1914 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने कहा कि हमें अपने छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करना चाहिए। बस यहीं से लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गया और इस पर रिसर्च और पढ़ाई शुरू हो गई। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका से, और यहीं से अलग अलग विचारधाराएं या स्कूल ऑफ थॉट सामने आते हैं। सबसे पहला है क्लासिकल स्कूल। ये क्या था? ये दौर था औद्योगिक क्रांति का। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थीं, हजारों लोग एक साथ काम कर रहे थे। तो उस वक्त के विचारकों का सारा ध्यान सिर्फ 2 चीजों पर था। क्या? इकोनॉमी और एफिशिएंसी, यानी कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे निकाला जाए। मतलब संगठन को एक मशीन की तरह देखा जा रहा था, और इस मशीन को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। बिल्कुल। F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने काम करने के हर छोटे से छोटे हिस्से को वैज्ञानिक तरीके से नापा। और हेनरी फेयोल? हेनरी फेयोल ने प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा, या यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक कर्मचारी को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। उनका मानना था कि ये सिद्धांत हर जगह लागू हो सकते हैं। हाँ, हर संगठन में। लेकिन हर्बर्ट साइमन, जिनका नाम इस कहानी में बार बार आएगा, उन्हें ये बातें कुछ खास पसंद नहीं आईं। उन्होंने इन सिद्धांतों को कहावतें कह दिया। ये तो काफी तीखी आलोचना है। जबरदस्त आलोचना थी। साइमन का कहना था कि ये कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, ये तो बस मुहावरे हैं। जैसे एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का, तो दूसरी है, कल करे सो आज कर। हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक दूसरे के उल्टे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि फ्योल के सिद्धांत भी ऐसे ही हैं। आप एक सिद्धांत लागू करते हैं तो वो दूसरे के रास्ते में आ जाता है। ये असल दुनिया की जटिलताओं को नहीं समझते। तो क्लासिकल स्कूल ने संगठन को एक मशीन की तरह देखा, लेकिन साइमन ने कहा कि ये मशीन इतनी सीधी नहीं चलती। इसी बहस के बीच में एंट्री होती है मैक्स वेबर की। हाँ, वेबर ने इस तस्वीर में क्या नया रंग भरा?
मैक्स वेबर ने प्रशासन को एक ठोस सैद्धांतिक आधार दिया। उन्होंने मशीन पर नहीं बल्कि मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ध्यान दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, उन्होंने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट दिया। ये शब्द आज भले ही नेगेटिव लगता हो, लेकिन वेबर के लिए ये सबसे तर्कसंगत, सबसे एफिशिएंट सिस्टम था। आदर्श प्रकार से उनका क्या मतलब था? उनका मतलब था एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से लिखित नियमों पर चले, जिसमें भर्ती मेरिट के आधार पर हो, भाई भतीजावाद पर नहीं। अच्छा। जहां हर अधिकारी का काम और अधिकार क्षेत्र साफ साफ तय हो, और जहां भावनाएं नहीं बल्कि तर्क और नियम राज करें। वेबर का मानना था कि जैसे जैसे समाज जटिल होता जाएगा, समस्याओं को सुलझाने का यही एकमात्र एफिशिएंट तरीका होगा। तो हम एफिशिएंसी से शुरू होकर तर्क संगत नियमों तक आ गए। बिल्कुल। लेकिन अब तक की कहानी में एक चीज गायब है, इंसान। बिल्कुल। जो लोग उन फैक्ट्रियों और दफ्तरों में काम कर रहे थे, क्या वो सिर्फ मशीन के पुर्जे थे? यही सवाल अगले बड़े मोड़ की वजह बना। इसे कहते हैं मानव संबंध दृष्टिकोण या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई 1920 और 30 के दशक में हुए मशहूर हॉथॉर्न प्रयोगों से। ये प्रयोग किए तो गए थे ये देखने के लिए कि रोशनी कम ज्यादा करने से कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। क्या पता चला उन प्रयोगों में? पता ये चला कि कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी पर रोशनी से ज्यादा इस बात का असर पड़ रहा था कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। अच्छा। हाँ, पहली बार ये साबित हुआ कि कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। उनका मनोबल, उनकी आपसी दोस्ती, मैनेजमेंट का उनके प्रति रवैया, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। यहीं से फोकस मशीन से हटकर इंसान पर आ गया। बिल्कुल। मतलब पहली बार ये माना गया कि एक खुश कर्मचारी एक बेहतर कर्मचारी होता है। और ये सिर्फ अच्छी भावना नहीं थी, बल्कि हॉथॉर्न प्रयोगों ने इसे डेटा के साथ साबित कर दिया था। सही कहा आपने। तो क्या इसी सोच ने व्यवहार स्कूल की नींव रखी? यहाँ हर्बर्ट साइमन की वापसी होती है। बिल्कुल, हर्बर्ट साइमन ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी संगठन को सच में समझना है, तो हमें उसके चार्ट्स और नियम कानून देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि वहाँ निर्णय कैसे लिए जाते हैं। निर्णय? हाँ, डिसीजन मेकिंग ही प्रशासन का दिल है। एक मैनेजर से लेकर एक क्लर्क तक हर कोई लगातार निर्णय ले रहा है। उनके व्यवहार को, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना ही प्रशासन को समझना है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब अब फोकस इस पर नहीं था कि एक आदर्श संगठन कैसा होना चाहिए, बल्कि इस पर था कि संगठन असल में काम कैसे करते हैं। सही पकड़ा। यहीं से लोक प्रशासन ज्यादा यथार्थवादी और ज्यादा वैज्ञानिक होने की कोशिश करने लगा। बिल्कुल। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया का नक्शा बदल गया, भारत जैसे कई देश आजाद हुए। हाँ। क्या अमेरिका और यूरोप में बने ये सिद्धांत इन नए विकासशील देशों पर भी लागू होते थे? यही उस दौर का सबसे बड़ा सवाल था, और इसका जवाब था नहीं। तो फिर क्या हुआ? यहीं से पारिस्थितिक दृष्टिकोण यानी इकोलॉजिकल अप्रोच का जन्म हुआ। F.W. रिग्स जैसे विचारकों ने कहा कि प्रशासन किसी वैक्यूम में काम नहीं करता। उसका एक समाज होता है, एक संस्कृति होती है, एक अर्थव्यवस्था होती है। मतलब आप पश्चिमी देशों के मॉडल को सीधे भारत या थाईलैंड में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। रिग्स का प्रिज्मेटिक साला मॉडल सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक प्रिज्म से सफेद रोशनी गुजरकर कई रंगों में बट जाती है, वैसे ही विकासशील देशों का प्रशासन होता है। अच्छा। यहाँ परंपरा और आधुनिकता के नियम एक दूसरे से टकराते हैं और एक मिली जुली, अक्सर उलझी हुई तस्वीर बनाते हैं। यहाँ दफ्तरों में नियम तो मॉडर्न होते हैं, लेकिन उन पर परिवार, जाति और धर्म का असर भी दिखता है। मतलब ये समाज न पूरी तरह पारंपरिक है, न पूरी तरह मॉडर्न। बिल्कुल, ये प्रिज्मेटिक है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है समझाने का। तो एक तरफ तो विकासशील देशों के लिए नए मॉडल्स बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुद 1960s के दशक में वियतनाम युद्ध और सामाजिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। हाँ, एक बहुत बड़ा संकट का दौर था। क्या इसका भी प्रशासनिक सोच पे कोई असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। उस दौर में युवा स्कॉलर्स ने सवाल उठाया कि ये जो हम एफिशिएंसी और न्यूट्रलिटी की बातें कर रहे हैं, क्या ये समाज की समस्याओं जैसे गरीबी, भेदभाव और अन्याय को दूर कर पा रही हैं? और इसी सवाल से कुछ नया निकला। इसी सवाल से जन्मा नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें नया क्या था? नया था इसका सामाजिक विवेक।
इसने कहा कि प्रशासन का काम सिर्फ सरकार की नीतियों को लागू करना नहीं है, तो फिर क्या है? उसे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा भी देना चाहिए। उसे नागरिकों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह होना चाहिए। प्रशासन को सिर्फ कुशल नहीं बल्कि नैतिक भी होना चाहिए। एक तरह से लोक प्रशासन में एक्टिविज्म का दौर था ये। बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने संगठन को मशीन, फिर नियमों का सिस्टम, फिर इंसानों का समूह और अब समाज को बदलने का एक जरिया बनते देखा। लेकिन इन सब के बाद वेबर के नौकरशाही वाले मॉडल का क्या हुआ? क्या वो पुराना पड़ गया? पुराना तो नहीं, लेकिन उसे बहुत तगड़े चैलेंजेस मिले। यहीं से उत्तर आधुनिक यानी पोस्ट मॉडर्न सिद्धांतों का दौर शुरू होता है, जो पुरानी हर बड़ी थ्योरी पर सवाल उठाते हैं। जैसे कि पब्लिक चॉइस थियरी, ये तो एक बहुत बड़ा झटका था परंपरागत सोच को। हाँ बिल्कुल। मतलब अब तक हम मान के चल रहे थे कि एक सरकारी अधिकारी निस्वार्थ भाव से जनता के हित में काम करता है, आम इंसान है जो अपने फायदे के बारे में सोचता है। अपने फायदे के बारे में। हाँ, वो हमेशा जनता के भले के बारे में नहीं बल्कि अपने डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाने, अपनी पावर बढ़ाने के बारे में भी सोच सकता है। इसने नौकरशाही की तटस्थता के मिथक को तोड़ दिया। और क्रिटिकल थ्योरी, ये किस चीज की आलोचना कर रही थी? ये युर्गेन हैबरमास जैसे विचारकों से जुड़ी है। इसका कहना था कि वेबर की तर्कसंगत नौकरशाही बहुत ज्यादा ताकतवर होकर इंसान की रचनात्मकता और आजादी का गला घोंट सकती है, एक लोहे का पिंजरा बन सकती है। बिल्कुल। इसलिए हमें प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करने और उसे ज्यादा मानवीय बनाने की जरूरत है। ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन 1980 और 90 के दशक तक आते आते दुनिया में एक और बड़ा बदलाव आया। प्राइवेट सेक्टर का दबदबा। हाँ, इसका असर भी तो पड़ा होगा। आजकल न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और गुड गवर्नेंस जैसे शब्द बहुत सुनाई देते हैं। हाँ, ये उसी दौर की देन है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी एनपीएम का मूल मंत्र था, सरकार को एक बिजनेस की तरह चलाओ। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सरकारी काम में प्राइवेट सेक्टर की तकनीकें लाना, जैसे कंपटीशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और कस्टमर फोकस। इसी से गुड गवर्नेंस का आइडिया जुड़ा, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया गया। तो इसने एक प्रशासक की भूमिका को ही बदल दिया। अब वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि कई अलग अलग एक्टर्स जैसे प्राइवेट कंपनियां, एनजीओज, नागरिक समूह के बीच एक मैनेजर या सूत्रधार बन गया। मतलब सरकार का काम सिर्फ सेवा देना नहीं, बल्कि सेवा देने के लिए एक सही माहौल बनाना भी हो गया। एकदम सही। तो इतने सारे सिद्धांतों और इतना सारे बदलावों के बाद आज लोक प्रशासन का सिद्धांत कहाँ खड़ा है? हमारी रिसर्च बताती है कि इस पर अभी भी बहुत बहस है। हाँ, और चुनौतियां भी बहुत हैं। एक बड़ी समस्या ये है कि सिद्धांतकार और प्रैक्टिस करने वाले प्रशासक यानी आईएएस ऑफिसर या मैनेजर, इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। थ्योरी और प्रैक्टिस में गैप, बहुत बड़ा गैप। प्रशासकों को लगता है कि ये किताबी बातें असल दुनिया में काम नहीं आती, और सिद्धांतकारों को लगता है कि प्रशासक जटिल विचारों को समझना ही नहीं चाहते। और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि क्या हम पूरी दुनिया के लिए कोई एक यूनिवर्सल प्रशासनिक सिद्धांत बना सकते हैं? ज्यादातर विचारक अब मानते हैं कि यह शायद संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की प्रशासनिक समस्याएं अमेरिका से बहुत अलग हैं। इसलिए लक्ष्य एक सिद्धांत बनाने का नहीं, बल्कि अलग अलग हालात को समझने के लिए सिद्धांतों का एक टूल बॉक्स बनाने का होना चाहिए। चलिए, इस दिलचस्प चर्चा को समेटते हैं। हमने एक मशीन के रूप में संगठन की सरल धारणा से शुरुआत की, फिर मानवीय और व्यवहारिक पहलुओं को समझने की कोशिश की, और अंत में आधुनिक दुनिया की जटिलताओं और आलोचनाओं तक का सफर तय किया। मुख्य बात यही है कि ये क्षेत्र लगातार बदल रहा है। इसने मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों से बहुत कुछ सीखा है और अभी भी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और बहस आज भी जारी है। हाँ, बहस आज भी यही है कि क्या हमें सार्वभौमिक नियम बनाने चाहिए या हर देश और संस्कृति के लिए अलग मॉडल विकसित करने चाहिए। और श्रोताओं के लिए अंतिम विचार छोड़े जाते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि प्रशासनिक सिद्धांत को राज्य के सिद्धांत का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। यानी जैसा राज्य होगा वैसा ही उसका प्रशासन होगा। और यहीं से भविष्य का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 21वीं सदी में राज्य की भूमिका खुद बदल रही है। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, प्राइवेट कंपनीज, हाँ, इन सब की वजह से सरकार का काम करने का तरीका बदल रहा है। तो हमें भविष्य के लिए किस तरह के प्रशासनिक सिद्धांतों की जरूरत होगी? क्या वे सिद्धांत आज की तरह हायरार्की
और कंट्रोल के बारे में होंगे? या फिर वो अलग अलग लोगों और संस्थाओं के बीच नेटवर्क बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में होंगे? ये सोचने वाली बात है।